उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही मूल मुद्दों पे बात करता है। ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? जो आपने सवाल किया है ना कि यूकेडी क्यों हार रही है, तो हमारा जो मूल है वो तो उत्तराखंड से पलायन कर रहा है। 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज 1,35,00,000 हो गए। हम यहाँ अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो गए। तो जो यहाँ पर आ रहे हैं वो राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन सरकार तो अपना हर साल जो है रिपोर्ट जारी कर रही है कि इतने लोगों को रोजगार मिला, इतने लोगों को लाभ मिला हमारी योजनाओं का। घंटा करके मजदूरों को आप कह रहे हो कि हम इनको रोजगार दे रहे। ये मानसिकता है सरकार की पहाड़ को खत्म करने की। हमारा इतने दुर्गति हो गई कि प्रेमचंद अग्रवाल हमको गालियां दे रहा है विधानसभा में कि हमने जिसको गले लगाया वो हमारे सिर पर चढ़ गया। ये चरित्र है इनका, ये सपोले हैं जो मानवता के लिए खतरा हैं। भूमाबे बन गए मुख्यमंत्री और हरिद्वार सिंह और उधम सिंह नगर जो है ये भू कानून से बाहर होगा। यहाँ सारे आके बच जाओ। नमस्कार, मैं अमित अमोली और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आज का मुद्दा है पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव पे हमारे प्रदेश के राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष शांति प्रसाद भट्ट जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा भट्ट जी, एक चुनाव का समय चल रहा है जी। इस पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि राज्य की जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने अपने समर्थित उम्मीदवार बहुत जगहों पे खड़े कर दिए हैं, लगभग सभी जगहों पे हैं, लेकिन यूकेडी की तरफ से ऐसा देखने को बहुत कम मिल रहा है। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल के गांव के प्रत्याशी शहरों की तरफ आपको नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। जबकि कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक हर जगह हमारे जिला पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं और सारी उत्तराखंड क्रांति दल के जो सीनियर लीडर हैं अपने अपने क्षेत्रों पर अपने अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे दूं कि जो गांव की पंचायतों के चुनाव होते हैं ये रिश्तों के चुनाव होते हैं, इसमें पार्टियां नहीं चलती। बिल्कुल, सबके अपने अपने कैंडिडेट होते हैं। और मैं आपको और उदाहरण दे दूं, कांग्रेस भाजपा के एक ही जगह पर प्रधान 6 लड़ रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांग्रेस विरोधी हैं या भाजपा विरोधी हैं, यूकेडी विरोधी है, क्योंकि छोटी पंचायतों के अपने चुनाव होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं, इसलिए इसमें कोई पार्टी नहीं चलती। उत्तराखंड क्रांति दल के इस बार बहुत से कैंडिडेट जीत कर आएंगे और पहाड़ों में जो मुद्दे रहे हमारे, गांव विकास से दूर, पलायन और ब्लॉकों में भ्रष्टाचार, इसको हम मुद्दा बना रहे हैं। एक महिला प्रसव हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहे, सड़कें टूटी हैं, 3-3, 4-4 किलोमीटर जो है चारपाई में महिला को लेके जाना पड़ रहा है। बरसात में नदियां हो जा क्रॉस करके हमको इलाज के लिए जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल के लिए अगर जाना पड़ता है तो नदियां क्रॉस करानी पड़ती हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। जंगली जानवरों से बच्चों के आए दिन जो है मौत हो रही है, मगर वन कानून में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये जो बड़े मुद्दे हैं जी, आपको लगता है कि ये पंचायत चुनाव में ये मुद्दे बन सकते हैं? ये मुद्दे ही पंचायत के हैं, लेकिन ये पंचायतों के पास इतना बजट होता है? सवाल बजट का नहीं है, सवाल है कि आपका जनप्रतिनिधि। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि जिला प्लान में जो भी पैसा स्वीकृत होता है वो विधायक की उससे होता है, प्रस्तावों से। बिल्कुल। जब विधायक सदन में विधानसभा के अंदर सवाल करेगा ही नहीं तो फिर जिला प्लान में पैसा आएगा नहीं। यही कारण है कि एक सीमित बजट पर जिला पंचायत भी नाच रहा है, प्रधान भी नाच रहा है और गांव विकास से दूर है। जबकि नीति नियंताओं को विकास के लिए विधानसभा के अंदर सवाल खड़े करने चाहिए कि मुझे डिग्री कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, गांव में अच्छी सड़कें चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, ब्लॉक में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। जो ईंट देहरादून में 10 रुपए की पड़ रही है वो मेरे यहाँ वो ईंट 15 रुपए की पड़ रही है। तो मेरे यहाँ नीति जो बनेगी वो देहरादून के हिसाब से तो नहीं बनेगी ना। उसके लिए मुझे अगर जो मकान देहरादून में 5 लाख में बन रहा है तो मेरे यहाँ वो 15 लाख में बन रहा है। तो नीति पहाड़ के लिए अलग बनेगी। ये कब बनेगी? जब विधानसभाओं पर इन पर चर्चा होगी। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम पर्वतीय राज्य के नागरिक हैं और पर्वतीय मूल के विकास की कोई सोच इन राष्ट्रीय पार्टियों की नहीं है। यही कारण है कि 2 लाख में पंचायत भवन देहरादून में भी बन रहा है तो 2 लाख में पंचायत भवन बद्रीनाथ में भी बन रहा है। वो भ्रष्टाचार के कारण 4 दिन जनता है, उसके बाद किसी की छत गिर रही है, किसी की खिड़की गिर रही है, फिर लोग कहते हैं कि एक काम गलत हो रहा है। कहने का मतलब है सत्ताओं की जो पहाड़ के प्रति उदासी है
ये उसी का कारण है। और उत्तराखंड क्रांति दल मूल मुद्दों पे बात कर रही है, जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, मुझे लगता है परिवर्तन होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी सुना है कि उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा से ही मूल मुद्दों पे बात करता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि उत्तराखंड की जनता को ये समझ में नहीं आ रहा है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आप युवा हो, 25 साल तक पिता के पर आश्रित रहे, पढ़े लिखे, उसके बाद आप दिल्ली बंबई चले गए, तो यहाँ कौन बचा? आपको पता है उत्तराखंड का 75% नौजवान देश की सेवा में चला जाता है। 25 साल के बाद उसको उत्तराखंड की से कम और देश की ज्यादा चिंता होती है। कोई प्राइवेट नौकरी में चला जाता है, तो पहाड़ में बचा कौन है? हम तो सब देश सेवा पे लगे हैं, और हमारे पे कौन आ गए? आपको जानकारी नहीं है, 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज 1,35,00,000 हो गए। जब पहाड़ का नौजवान लड़का देश की सेवा में, फौज में भी जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी कर रहा है, तो फिर यहाँ जनसंख्या बढ़ कहां से रही है? हम यहाँ अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो गए। तो जो यहाँ पर आ रहे हैं वो राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए लोग हैं। नदी नालों के किनारे कौन बसा रहा? यही राष्ट्रीय पार्टियां बसा रही। और कौन बसा रहा, क्यों बसा रहा? सबको पता है, सत्ता पाने के लिए। और उसका परिणाम क्या हो रहा? नीतियां ही नहीं बन पा रही। नीतियां नहीं बन रही तो आप देख रहे हो कि रिस्पना 5 बहे, अब उनको मुआवजा दो। क्यों भाई? हमारी सड़क, हमारी जमीनों पर अवैध रूप से बैठने के बाद उनको मुआवजा भी दो, पानी बिजली भी दो। जो आपने सवाल किया है ना कि यूकेडी क्यों हार रही है, तो हमारा जो मूल है वो तो उत्तराखंड से पलायन कर रहा है, उसको रोकने की नीतियां बन नहीं रही हैं। और जो यहाँ सत्ता में बैठे हैं वो ठेकेदार और राजनीतिक स्वार्थी लोग। मतलब आपका कहना यह है कि प्रदेश की सरकारें जो हैं वो चाहती ही नहीं है कि पलायन रुके। आप पत्रकार हो, बता दीजिए, क्या आपको कभी किसी सरकार ने ये कहा है कि आप उत्तराखंड के अच्छे अच्छे मुद्दे दिखा रहे हो, बनाइए बढ़िया स्टूडियो, हम तो आपको जो है आर्थिक मदद करते हैं, आप उत्तराखंड के अंदर 500 बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए, जगह जगह अपने स्टूडियो खोलिए, पैसा सरकार देगी? आज तक हुआ? सरकार तो बोल रही है कि हम पहाड़ों पे जो है रोजगार के लिए कई योजनाएं लेके आ रहे हैं, वहाँ पे आप होम स्टे बनाइए, होटल्स तैयार कीजिए और स्वरोजगार कीजिए। तो कई तरह के सरकार तो योजनाओं के लिए का नाम ले ही रही है अपने। अमोली जी, गोल खाते की जमीन है, आप खुद पर्वतीय मूल के हैं, आप जानते हैं आप अपने पिताजी की जमीन पर अपने पिताजी के मरने का इंतजार करोगे, तब आपको लोन मिलेगा, तब आप योजनाओं का लाभ लोगे। जिनके माँ बाप जिंदे हैं वो गोल खाते की जमीन पे है, गोल खाते की जमीन पे लोन नहीं मिल रहा, वो जमीन अपने नाम दिखा नहीं पा रहा, उसको लोन मिल नहीं रहा। तो आपको नहीं दिख रहा? इसके लिए नीति नियंताओं का तो काम है विधानसभा में। विधानसभा में विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए 1 मिनट में प्रस्ताव पारित हो जा रहा और पास हो जा रहा, विधायकों की तनख्वाह बढ़ जा रही। क्या कभी किसी सरकार में किसी विधायक ने यह कहा कि गोल खाते की जमीन में वहां के नौजवान बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नीति बनाइए कि माँ बाप के रहते हुए बाप एक सर्टिफिकेट लिख के दे कि ये जमीन में मेरा बेटे को लोन के लिए वो सारी फॉर्मेलिटी की जाए? क्यों नहीं मिलेगा लोन? मगर फाइलें घूम रही हैं, जो चोर बेईमान हैं उनको फटाफट उनके लोन पास हो रहे। आपको मालूम है बीरचंद सिंह गढ़वाली में यदि 10 लाख रुपए का लोन तो 3 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ती है, पता है आपको? और वो 7 लाख रुपए, जो 3 लाख रुपए उसको बचने थे वो तो रिश्वत में चले गए। अब वो 7 लाख में गाड़ी भी चलाएगा, वो पुलिस वाले को भी झेलेगा, वो तमाम आफतें भी झेलेगा और अपना परिवार भी चलाएगा। कई ड्राइवर आत्महत्या कर जाते हैं, लोन पूरा नहीं कर पाते। कौन बोलेगा इसके लिए? ये कहने की मेरा मतलब है कि आप जैसे पत्रकार बोल तो बहुत अच्छा देते हो कि सरकार की नीतियां हैं लाभ देने की, मगर ग्राउंड रियलिटी भी तो देखो कितनों को लाभ मिल रहा? जीरो। लेकिन सरकार तो अपना हर साल जो है रिपोर्ट जारी कर रही है कि इतने लोगों को रोजगार मिला, इतने लोगों को लाभ मिला हमारी योजनाओं का। तो बताइए, मनरेगा के दिहाड़ी के मजदूरों को भी सरकार कह रही कि हमने रोजगार दिया। हाँ, क्या मानसिक स्तर है, कितनी राजनीतिक बेईमानी है। ठेकेदार के मजदूर जो 4-4 हजार रुपए में लाइन में चढ़ रहे हैं, उनको सरकार कह रही हमने रोजगार दिया। सरकार का मानसिक दिवालियापन आपको दिखता नहीं है? आप पत्रकार हो, ये चीजें आपको उठानी चाहिए कि पक्की नौकरी, स्वरोजगार के नाम पर आप बाहर वालों को पन पा रहे हो और नियमित रोजगार के नाम पर आप दिहाड़ी के मजदूर बना रहे हो। घंटा घर के मजदूरों को आप कह रहे हो कि हम इनको रोजगार दे रहे हैं। ये मानसिकता है सरकार की पहाड़ को खत्म करने की। अच्छा सर, एक चीज है, अभी मनरेगा का जिक्र हुआ,
हमने सुना है कि मनरेगा के नाम पे पहाड़ों में घोटाला बहुत है, कि जो व्यक्ति यहाँ शहर में कोई छोटी बड़ी नौकरी कर रहा है, खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में, और पहाड़ में उसके नाम पे जो है मनरेगा की दिहाड़ी उसके खाते में पहुंच रही है, कुछ जो है प्रधान की जेब में जा रहा है, कुछ जिसके नाम पे पैसा आ रहा है उसकी जेब में जा रहा है। तो ये घोटाला आपको कैसा दिखाई देता है, मतलब ये कितनी सच्चाई है इस घोटाले में? देखिए, समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए मनरेगा के तहत एक पुस्ता लगना है, पुस्ते की कीमत 3 लाख है। गांव में काम करने के लिए कोई आदमी नहीं है। प्रधान की भी परिस्थितियों को समझो, काम करने के लिए आदमी नहीं है, प्रधान ने वो पुस्ता लगवाना है, किससे लगवाएगा? वो 4 गोरखे पकड़ता है, पुस्ता लग जाता है। अब गोरखे के अकाउंट में जा नहीं सकता पेमेंट, तो यही तो कहेगा अमूल्य जी, सुखविंदर जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, इनके नाम लगा देगा दिहाड़ी। फिर पैसा आएगा, 10,000 आपको मिल गए, 10,000 मुझे मिल गए, 10,000 और किसी को मिल गए। फिर मैंने कहा कि जो आपको फ्री के 10,000 मिल रहे, ऐसा करो 7,000 मेरे अकाउंट में डालो। आपने कहा फ्री के मिल रहे 7,000 वापस प्रधान को दे दिए। अब प्रधान उस पैसे से, ये नहीं है कि प्रधान भी खा रहा, प्रधान उस पैसे से उनकी दिहाड़ी निकाल रहा गोरखाओं की। अगर वो ऐसा नहीं करता तो पुस्ता नहीं लगता। समझो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मनरेगा का घोटाला यदि कभी खुल गया, गांव में कोई नहीं बचेगा सही, इतनी बुरी स्थिति है। और ये सब जान रहे हैं, बीडीओ से लेकर तहसीलदार से लेकर पटवारी से लेकर एसडीएम से लेकर सब जान रहे हैं। क्यों चुप है? क्योंकि ब्लॉक में 40% वही मांग ले रहे। अगर 2 लाख का पुस्ता है तो उसका 40% ब्लॉक ने खा लिया। अब प्रधान के हाथ में बचे 1,60,000। अब 1,60,000 में उसे 2 लाख का पुस्ता अगर बनाना है, उसे अपने बच्चे भी देखने हैं। 3,000 रुपये 1,500 रुपये प्रधान की दिहाड़ी है, मजदूरी उसको मिलती है महीने की। बताइए उसमें वो चला लेगा घर? 50,000 में घर नहीं चलता। जो तनख्वाह उसे 3,000 रुपये प्रधान को मिल रही है, उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूँ, उसमें उसने एसडीएम भी देखना है, तहसीलदार भी देखना है, पटवारी भी देखना है, गांव का सुख दुख भी देखना है, बीमारी भी देखनी है, देख लेगा वो। उसको जानबूझकर मजबूरी से बेईमान बनाया जा रहा है प्रधान को, ताकि उसके मन मस्तिष्क में ये बैठ जाए कि वी ऑल आर चीटर। जैसे ही उसके दिमाग में बैठा तो उसके बाद वो भी बिल्कुल ब्लॉक की भाषा बोलता है कि इतने मिलेंगे, इतने खाएंगे, इतने नोटाएंगे, पुस्ते गिरते रहे। ये एक सिस्टम बन गया, गिरते रहे बार बार बनाएंगे। हाँ, ये सिस्टम बन गया भ्रष्टाचार का। और जब छोटी पंचायतों पे बेईमानी की लग जाती है आग, तो फिर कौन विधायक को बोल रहा, कौन सांसद को बोल रहा, कौन सरकार को बोल रहा? तभी जब चुनावों में दबी जवान में लोग बोल रहे नेता तो सब बेईमान होते हैं, चोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मन मस्तिष्क में जब बैठेगा तभी बड़े बड़े डकैतों को जो है लोग परेशान नहीं करेंगे। बहुत बड़ा षड्यंत्र। यूकेडी धरती पुत्रों की पार्टी है। हमारी चिंता यही है कि कैसे कैरेक्टर को डेवलप किया जाए, कैसे ब्लॉकों को ठीक किया जाए। यही मैं पूछने भी वाला था, यूकेडी का इसमें क्या रोल रहेगा आप आगे? देखिए कैसे डेवलप करते हैं इसको? देखिए, राज्य मांगा किसके लिए था? पहाड़ से पलायन हो रहा, गांव विकास से दूर है। नेपाल और चाइना 2 बड़ी सीमाएं हमारे हैं। यदि बॉर्डर खाली होंगे तो सेना का भी मनोबल गिरेगा। आखिर मानव को रोकने के लिए विकास की योजनाएं तो देनी पड़ेंगी ना। गांव को क्या चाहिए? स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, शिक्षा अच्छी हो जाए और स्वरोजगार के संसाधन उसको मिल जाए। तो गांव से पलायन कोई क्यों करेगा? आपने सवाल किया यूकेडी क्या करेगी। एक बात बताइए, किसान को किसानी से जोड़ दिया जाएगा तो क्यों नहीं विकास होगा? यदि शांति प्रसाद भट्ट किसान है और उसके पास 100 नाली जमीन है, तो मेरी नीति सरकार की ऐसी होगी कि जंगली जानवर आपके खेत खराब कर रहे हैं, आप हल लगाओ, 200 रुपये रोज पाओ, क्या दिक्कत आ रही है? अगर मुझको 200 रुपये रोज हल लगाने के मिलेंगे तो मुझे ये चिंता नहीं होगी ना कि मेरी फसल अगर कोई खराब हो गई तो कम से कम मेरा बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। तो उसको सरकार पोषित कर रही है। एक घर में गाय भैंस बंध जाएगी तो महिला दूध करेगी, घी दूध बढ़ेगा, वो दूध बिकेगा, आर्थिकी बढ़ेगी। महिला परंपरागत काम करेगी, 200 रुपये उसे मिलेगी। हम मनरेगा में दे तो रहे हैं। जिस दिन यूकेडी गवर्नमेंट आएगी, गौरा कन्या धन के तहत हम महिला को 200 रुपये दिहाड़ी देंगे। अगर हमने 20 दिन भी दिहाड़ी दी तो आप सोचिए ना, गांव के अंदर अगर एक परिवार में 10-12 हजार रुपए का जुगाड़ हो गया तो हमको पौधा, झंगोरा, घी, दूध, हमारी बद्री गाय भी सुरक्षित होने लग जाएगी। गांव खुशहाल हो जाएंगे। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती,
मगर हर व्यक्ति को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, हर व्यक्ति को गांव से जोड़ा जा सकता है। जिस दिन गांव से व्यक्ति जुड़ जाएगा, क्यों जाएगा दिल्ली में 5,000 रुपए की नौकरी के लिए, क्यों जाएगा दिल्ली में 10,000 रुपए की नौकरी के लिए। विकास के लिए पलायन नितांत आवश्यक है, मगर केवल पेट की 2 जून की रोटी के लिए यदि पलायन है तो ये लोकतंत्र के मुंह पे तमाचा है, उन सत्ताओं के मुंह पे तमाचा है जिन सत्ताओं के कारण व्यक्ति 2 जून की रोटी के लिए पलायन कर रहा है। यूकेडी होगी तो पलायन रिवर्स होगा गांव की ओर, और गांव खुशहाल होंगे तो देश समृद्ध होगा। आज मैं आपको बता दूं, देश के अंदर ईमानदार सैनिकों की कमी होने लग गई है। जैसी अग्निवीर की बात हुई, सेना में लड़के नहीं मिल रहे अब, और हम देश के लिए मरने मिटने वाली कौम हैं। आपको शायद जानकारी होगी, हर हफ्ते तिरंगे से लिपट कर आते हैं उत्तराखंडी। बिल्कुल, इतना देश के लिए मरने वाले, और इस देश के इस कौम को नशे में डाला जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। हर घर में भांग चरस सूंघ सूंघ के बच्चे बर्बाद कर दिए। किसने? वोट के लिए भाजपा ने। माँ भाजपा चप्पा चप्पा कर रही है और बेटा सुल्फा पी के पड़ा हुआ है। आप जरा आंकड़ा, पत्रकार हो, आंकड़े निकालिए। हर तीसरा परिवार बर्बाद है, और बर्बाद करने वाले ये भाजपा कांग्रेस है। ये चिंता हमारी है। जिस दिन हम आएंगे, सख्ती से उत्तराखंड को नशा मुक्त बना देंगे। तो जितने आसानी से आपने चीजें बताई हैं कि कैसे तो पलायन रोका जा सकता है, कैसे भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, कैसे युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, नशे से कैसे दूर रहा जा सकता है, तो ये सुनने में लग रहा है कि हाँ, ये किया जा सकता है। तो क्या ये प्रदेश की सरकारों को जो अभी तक रही हैं, इनको नहीं सुनाई दे रहा होगा? क्योंकि योजनाएं तो ये भी बना सकते हैं, क्योंकि जो सत्ता में है उसको तो आइडिया चाहिए कैश करने के लिए, तो वो उनको क्या यूकेडी की आवाज नहीं सुनाई देती? बात बहुत सही करी आपने अमोली जी। एक बाप अपने परिवार को चलाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देता है, तब बच्चा काबिल बनता है। क्या कोई पड़ोसी अपनी सारी कीमत किसी पड़ोसी के बच्चे पे लगाता है कि तेरा तू पनप जा, मेरी जमीन जायदाद तू ले ले? करता है? ये भाजपा कांग्रेस कौन है? दिल्ली नागपुर के राजनीतिक बेईमान लोग जो सत्ता को सिर्फ भोगना जानते हैं। उत्तराखंड क्रांति का दर्द क्या है? हम यहाँ के धरती पुत्रों की पार्टी। हमारा दर्द यह है कि गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ा जाए। इनका है? ये तो मनरेगा के घोटालेबाजी है, छात्रवृत्ति के घोटालेबाजी है, नौकरियों में घोटालेबाजी है, ये सीमेंट गारा बेच के खाने वाले। इनका तो इतना बड़ा हाजमा खराब है, ये सीमेंट गारा तक खा जा रहे। आम जनता को दिख नहीं रहा? सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर राष्ट्र के नाम पर छदम इनका जो नौटंकी होती है, उस जाल में जनता फंस रही है। लेकिन केंद्र की इन पार्टियों को कि जो प्रदेश में जो सरकार चला रही हैं, इनके प्रदेश के चलाने वाले राजनेता तो यहीं के हैं। वो जैसे आप और मैं हैं, ऐसे ही वो लोग भी हैं, वो भी यहीं के लोकल हैं, उत्तराखंड के ही बेटे हैं या बेटियां हैं, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। सवाल तो बहुत बढ़िया किया आपने, और आपने इतिहास नहीं देखा अपना। अंग्रेज यहाँ कौन सा 10 लाख आए थे? 1500 अंग्रेज आए, घर में उन्हें जयचंद पैदा करे और भाई को भाई से लड़ाया। उसके बाद छोटे छोटे रजवाड़ों को कब्जा करा, ईस्ट इंडिया कंपनी गई और भारत में कब्जा हो गया। आपको नहीं पता इतिहास? उत्तराखंड आंदोलन में आपको नहीं पता? ये जयचंद थे, हमारे लट पड़ते थे, हम पे गोलियां चलती थी, इनके पेट में दर्द हो जाता था, ये घर बैठ जाते थे। कंधे हमारे लड़ते थे, और जब ये आंदोलन होता था ये पीछे होते थे। और जैसी राज्य बना ये आगे बढ़ गए, पैसों के दम पर, छदम राष्ट्र के दम पर। इनका चरित्र है नहीं। राज्य आंदोलन में भी बेईमान थे, और राज्य बनने के बाद तो चरित्र सबने देख लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ का बजट था, पर्वतीय विकास मंत्रालय में पूरा उत्तराखंड विकास से जुड़ता था। हम कहते थे कि 400 करोड़ कम है, देहरादून से ऊपर पैसा नहीं जा रहा, तभी तो राज्य का आंदोलन हुआ। मगर आज 1 लाख करोड़ का हमारा बजट है, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हम पे हो गया। क्या आप पत्रकार हो? आपने कभी इस तरफ सोचा कि पैसा जा कहां रहा, कर्जा काहे का है? मतलब मैं जीते जी 5-10 हजार करोड़, 5-10 हजार हर महीने कर्ज में डूब रहा हूं, और पैसा लेके जा रहे हैं बाहर वाले। जब हम कहते हैं बाहर वाले, तो ये राजनीतिक बेईमान कहते हैं ये तो मैदान और पहाड़ कर रहे। अरे बाहर वाले वो जो बाहर से आकर हमको लूट रहे। हमारा व्यापारी बर्बाद हो गया, हमारा नौजवान बर्बाद हो गया, हमारे बुजुर्ग बर्बाद हो गए, सब हमारे बर्बाद हो रहे। मगर राजनीति में बहुत बढ़िया तरीका है
कि इन्होंने भटका दिया सबको। जिस कौम ने, वो चाहे सिख को, सुखविंदर ने इस राज्य के लिए जान दिया तो सलीम ने भी जान दी, शांति प्रसाद भट्ट ने भी जान दी होगी, तो हमारे जैसे कईयों ने जान दी। मगर राज्य बनने के बाद सरदार सरदार हो गए, वालिया वालिया हो गया, सलीम सलीम हो गया। राज्य के अंदर फिर रहा कौन? पहाड़ मैदान का झगड़ा किसने खड़ा किया? उत्तराखंड की समरसता किसने खराब करी? और उन्हीं को कौन पोषित कर रहा? यही लोग। परिणाम क्या है? तो क्या यहाँ के सुख है? सुखी है? वो भी परेशान है। यहाँ का मुस्लिम वो भी परेशान है, यहाँ का अग्रवाल गुप्ता वो भी परेशान है, उसके भी तो धंधे चल रहे। कहने का मतलब है ये बेईमान है, ये चेहरे बदल बदल के नौटंकी करेंगे, राज्य को लूटेंगे। हम धरती पुत्रों की पार्टी, हम पहले भी कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही सबको लेके चलेंगे। बद्रीनाथ से लेकर गुरुकुलनाथ संत तक की परिधि में रहने वाला हमारा आदमी है। इसके अधिकारों की रक्षा करना ये हमारा संकल्प है, और हम उत्तराखंड का सौहार्द खराब नहीं होने देंगे। बता दीजिए उत्तराखंड आंदोलन में किसी को थप्पड़ मारा हो? बता दीजिए इन 25 सालों में हमारा अस्तित्व तो खतरे में चला गया, जनसंख्या विस्फोट कराकर इन्होंने हमारे को खत्म करने की ओर कदम बढ़ा दिए दोनों पार्टियों ने। आप बता दीजिए यूकेडी ने किसी को थप्पड़ मारा हो? हमारा इतनी दुर्गति हो गई कि प्रेमचंद अग्रवाल हमको गालियां दे रहा है विधानसभा में, और हम प्रतिकार कर रहे हैं तो एक वर्ग विशेष कह रहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल यहां पर जो है ये नफरत की बात कर रहा है। जहर घोलोगे तो निचोड़ दिए जाओगे एक दिन। अच्छा, आपने बोला कि थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं ने जो है एक किसी होटल व्यवसायी के टेबल पे जूता तो रख ही दिया था, बस मारना ही रह गया था। मतलब आप चाहते हो कि उसको पढ़ना चाहिए था? अगर कोई आपको लगता है कि गलती कर रहा है ऐसी, आप ये बताइए कि अगर कोई आपको सरेआम चैलेंज करे नौजवान खून को, तो क्या कहे वो? तुम किसी का पैसा मारो, उसके बाद उसको धमकाओ अपने पैसों की हनक में, सत्ता की हनक में, और वो आदमी चुप रहे? राजनेता है, उसने संदेश दिया कि यदि गरीब को लूटोगे तो ये भी हमारा चेहरा है, सीमा में रहो। कैसे निकल गए तुरंत पैसे बाहर? फिर मतलब आपका कहना ये है कि हम जो हैं मुंह से भी बात करते हैं तो वक्त आने पर जूते से भी कर सकते तो हैं। मतलब आप क्या चाहते हो? मित्र पुलिस अपराधी को क्या कहे, आइए बैंक लूट के जाइए, आपको मैं रास्ता भी दे रहा हूं, ये चाहते हो क्या? पुलिस क्या करती है? ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। पुलिस क्या करती है? नागरिक की सुरक्षा। नागरिक जब लाइन से बाहर होता है तो लठ कौन बजाता है? पुलिस ही बजाती है। हम राजनीतिक लोग हैं, समाज की अगर समरसता को खत्म करेगा पैसों के दम पे, तो उसको राजनीतिक औकात दिखाने की बात भी हम करते हैं। हमारी ईमानदारी को यदि कोई व्यक्ति हमारी कमजोरी समझ रहा है तो ये समझ ले, गंभीर परिणाम हो जाएंगे इसके। इसलिए सबको साथ लेके चलो। राजनीतिक लाभ में इन राजनीतिक बेईमानों को पोषित करोगे, सब चिन्हित हैं। मतलब आपको लगता है कि जैसे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए यूकेडी ने उग्र आंदोलन किए थे जी, तो वैसे ही आंदोलनों की अब क्या दोबारा जरूरत है? देखिए, आप समझिए, उत्तराखंड क्रांति दल वर्ल्ड में रिसर्च करने वाला आंदोलनकारी पार्टी है, जिसने नफरत को खत्म करा, समरसता को साथ जिया। तभी तो सुखविंदर ने प्राण खोए, तभी तो सलीम ने शहादत दी। यदि ये केवल पहाड़ियों के राज्य की लड़ाई होती तो सलीम और सुखविंदर अपने आहुति देते अपने प्राणों की। हमें तो बदनाम किया जा रहा है ना। हमने तो कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उत्तराखंड के 4 सिपाही, हमने तो सबको साथ लिया। हमसे बड़ा त्याग किसी की राजनीतिक औकात नहीं है। 94 में उत्तराखंड क्रांति दल के पीछे पूरा समाज खड़ा हो गया था, और 96 में जब उत्तराखंड की घोषणा हुई, हमारा दिल देखते हो, हमने भाजपा कांग्रेस को भी गले लगाया ये कह के राजनीतिक विचारधाराएं अलग है, मगर राज्य के लेकर ये दोनों पार्टी हमारा समर्थन करती है, तो हमें स्वागत है इनका भी। हमने झंडे पीछे कर कर सबको साथ लेके राज्य बनाया। हमने क्या गलती करी? राज्य बनने के बाद हाँ हमसे चूक ये हुई, हम बहुत इनोसेंट लोग थे, सीधे लोग थे। हमें नहीं मालूम था कि ये हमारी छाती में बैठकर ये हमारे में मूंग दलेंगे। राज्य बनने के बाद हमको ये मालूम था कि अमोली मेरा है, भाई मेरा है। मगर जब राजनीतिक बात आई तो अमोली भाग गए अपने घर में, दूसरे भाग गए अपने घर में, हम वहीं के वहीं रह गए। अब हम बिना पैसे के जब मैदान जंग में कूदे तो इन्होंने पैसों के दम पर अपनी सत्ताओं को लूट लिया। राज्य आंदोलन में तो सभी थे ना। फिर कांग्रेस ने कहा हमने आंदोलन किया, भाजपा ने कहा हमने आंदोलन किया, गांव की भोली जनता उनके ट्रैप में फंस गई। सबने अपने आप को यूकेडी कहा। मैं आपको जानकारी दे दूं, कोई इस बात को काट के दिखा दे कि हम ही तो उत्तराखंड क्रांति दल है, हम ही ने तो राज्य बनाया, ठपाठप वोट पड़े, कांग्रेस जीत गई। तो हमारे साथ तो धोखा हुआ।
और वो धोखा एक बार हुआ और आज तक होता चला आ रहा है। और हमें बदनाम करते हैं लोग कि सत्ता के लालची। जब हम सत्ता के खिलाफ आंदोलन करते हैं तो हमको कहते हैं कि नए नवोदित राज्य में सत्ता विरोधी हैं, इनको आंदोलन नहीं आता है। और 2007 में हम जनरल खंडूड़ी को मुख्यमंत्री बनवा देते हैं तो हम सत्ता के लालची। धीरे धीरे नौजवान समझ रहे हैं कि यूकेडी को जितना कमजोर किया जाएगा उतना उत्तराखंडियत पे कब्जा बाहर वालों का होगा। अब नौजवान समझ रहे हैं। यही कारण है पंचायतों में जाके देखिए 22-22 साल के 24-24 साल के लड़के यूकेडी के लिए वोट मांग रहे हैं। छुट्टियों कर अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर आ रखे हैं कि नहीं यूकेडी को आगे बढ़ाना है। ये पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर है मगर राजनीतिक इरादे इसके बहुत ईमान है, इसलिए इस पार्टी को आगे बढ़ाना। तो धीरे धीरे माहौल बदल रहा है। राज्य आंदोलन में राज्य बनाने में 22 साल लगे, आप देखते रहिए। मतलब इस बार पंचायत चुनाव में लगता है कि कुछ यूकेडी कुछ कर पाएगी। बिल्कुल मेरा विश्वास है इस बार हमारा मत प्रतिशत भी बढ़ेगा, हमारे जनप्रतिनिधि भी जीत के आएंगे। 4 तो हमारे यहाँ प्रधान आगे निर्विरोध। अच्छा, वैसे भी इस पंचायत चुनाव को कहा जा रहा है कि ये 2027 का सेमीफाइनल है, तो इसका असर फिर 27 में भी दिखाई देगा? देखिए निश्चित रूप से हम एक ऐसे पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जो राजनीति का ध्रुवीकरण बहुत अच्छे तरीके से कर लेती है। अब आप देखिए अखबार इनके, चैनल इनके, ऐड नहीं मिलेगा अगर आपने भाजपा के खिलाफ छाप दिया तो। और हालात ये हैं गांव में, मैं आपको जानकारी दे दूं, शायद आपको पता नहीं होगा, बकरी बाड़े में घोटाला, मुर्गी पालन में घोटाला, खड़ोंजे में घोटाला, विकास की योजनाओं में घोटाला, जिले पंचायत में चला तो जिला योजनाओं में घोटाला। कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। और गांव का आदमी चीख रहा है, विधवा है विधवा पेंशन के लिए तड़प रही, विकलांग है विकलांग पेंशन के लिए तड़प रहे। भाजपा ने तो हालत ये कर दी हमारी सदस्यता लोगे तो मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलने की। आप 500 रुपए किसान निधि की बात करते हो, जाके देखो ना मिल किसको रही है। कि तुम्हारी तो 20 नाली जमीन है, तुम किसान, तुम तो संपन्न हो, तुम तो मनरेगा की दिहाड़ी करते हो, 5,000 से ऊपर तुम्हारी इनकम है, तो तुम इस पात्र भी नहीं हो। आप पेंशन के भी पात्र नहीं है, आप विकलांग के भी पात्र नहीं हो, आप 500 रुपए के भी पात्र नहीं हो, तो योजना कौन सी लग रही? मैं आपको बता दूं अमोली जी, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई ले रहा है तो मुस्लिम समुदाय ले रहा है। जाकर घूमिए, क्योंकि वही ठेली वाले हैं, उनके कोई आंकड़े ही नहीं है। जब उनके कोई आंकड़े नहीं है तो वो 5 किलो राशन में सबसे ज्यादा आ रहे। एक परिवार में 6 बच्चे 1.5 क्विंटल 2-2 क्विंटल गेहूं चावल इकट्ठा करके बेच देते हैं बाहर। तो मोदी जी तो योजना उनके लिए लेकर आ रहे। उत्तराखंड की जनसंख्या में जो मुस्लिम समुदाय का बढ़ोतरी हुई है वो भाजपा का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा के नेता बोलते हैं वो इसलिए है कि जितना संतुलन बिगड़ेगा उतना हमारी वोट मजबूत होगी, हम मुस्लिम का डर दिखा के जीतेंगे। आप क्या समझते हो? नहीं समझ रहे लोग। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जनसंख्या बढ़ कहां रही, क्यों रही? जब हम पहाड़ के बच्चे नौकरी के लिए बाहर जा रहे, हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनको पाल नहीं पा रहे, तो ये आ कहां से रहे लोग? ये सब षड्यंत्र भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है। और हम धीरे धीरे जनता को समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। जिस दिन हमारे हाथ में सत्ता आएगी, लाइन ऐसी खींचेंगे, ये फिर वहीं आ जाएंगे हम सही जगह पर हम उत्तराखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो राज्य के अंदर प्रेमी होगा उसको हम हर तरह से सुरक्षित करेंगे। जो राज्य विरोधी होगा, जो राजनीतिक लालच के कारण इन राष्ट्रीय पार्टियों को पोषित कर रहे हैं, हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, वो चाहे हमारे क्यों ना हो, क्योंकि हमें नस्ल सुधारनी है। इस नस्ल के अंदर जो दोगला चरित्र पैदा कर दिया है पैसों के दम पे, हमें उसकी भी नस्ल सुधारनी है। तो हम घबराए नहीं है। शांति प्रसाद भट्ट मर जाएगा मगर उत्तराखंड ये छोड़ेगा नहीं। मैं रहूं ना रहूं मगर हमारा फॉलोवर जैसे इंद्रमणि बरनोली जी के और काशी सिंगेरी के दिवाकर भट्ट की विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी विचारधारा को भी कोई नया बच्चा आगे बढ़ाएगा, मगर हम इस विचारधारा को मरने नहीं देंगे। अगर हमारी सोच गांधीवादी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक थप्पड़ मारेगा हम गाल ऊपर कर दें। कोई थप्पड़ मारेगा तो नाक तोड़ने की ताकत भी हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं। लोगों को समझा रहे हैं कि बेईमानों को उसी तरीके से सुधारा जाए जैसे मित्र पुलिस सुधार रही है। तो हम निराश नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को जो खत्म कर रहे हैं ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जनता समझ रही है और एक दिन आएगा कि मुद्दों पर वोट पड़ेगी और उत्तराखंड के अंदर बहुत चौमुखी विकास होता हुआ दिखेगा। और जिन्होंने हमें कर्ज में डुबाया है कोई बाहर थोड़ी ना चलेगा। गुरुकुल नार्सन से बद्रीनाथ तक की सीमा में रहने वाला हमारी इंच जमीन बाहर नहीं ले जा सकता।
इंच जमीन तो बाहर नहीं ले जा सकता, लेकिन जो लगातार बाहर से यहाँ आके जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, जैसे आप और मैं एक ही क्षेत्र से आते हैं, हमारा ब्लॉक यमकेश्वर, तो आपको खुद मालूम होगा कि वहाँ कितनी जमीनें जो हैं वो बाहर के लोगों ने आके ले ली हैं। बिल्कुल। तो जब हमारी नीतियां ऐसी हैं कि कोई भी आके कितनी भी जमीन ले सकता है और ले भी रहा है, तो आपको तो मालूम होगा पहाड़ के पहाड़ बिक गए हैं। बिल्कुल। तो हम कैसे रोक पाएंगे? जिस दिन कैबिनेट में फैसला हो जाएगा, 1 मिनट में एक लाइन ही तो चालनी है कि 1950 का जो मूल निवासी हो वो यहाँ का जमीन का खरीदार होगा, ताकि सब रद्द, सब खत्म हो जाएगा। कहाँ दिक्कत आ रही? तो आपको लगता है ये इतना आसान है? क्यों आसान नहीं है? तो ये सरकारें क्यों नहीं कर रही? ये जम्मू कश्मीर में 370 लगा दी, आसान था? हुआ ना? जब जम्मू कश्मीर का प्यार भाजपा दिखा सकती है तो उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड का प्यार नहीं दिखा सकती? जिन्होंने राज्य के गलत तरीके से पैसा कमाया उनकी आंखों को फोड़ के बाहर नहीं निकाल सकते हम? आप सोचिए, दिवंगत हैं, मुझे माफी के साथ कह रहा हूं, हरवंश कपूर जी, कितना सम्मान दिया उनको, 8-9 बार के विधायक, और किसमें? छात्रवृत्ति घोटाला, गरीब गरीब बच्चों के जो पैसा सरकार देती है उसमें उनका घोटाले में नाम आ गया। आपको दिखता है ये राजनीतिक चरित्र है? प्रेमचंद अग्रवाल, जिसको हमने अपने बच्चे की तरह उत्तराखंड की महान जनता ने अपने साथ रखा, उसको 5 बार विधायक 4 बार विधायक बनाया, वो क्या कहता है? हमको गाली दे रहा है और कह रहा है कि मैं अगर बढ़िया ना होता तो मेरे ऊपर इस तरह की कार्रवाई ना होती। नफरत फैलाता है। आपको दिख नहीं रहा है कि हमने जिसको गले लगाया वो हमारे सिर पर चढ़ गया? ये चरित्र है इनका, ये सपोले हैं जो मानवता के लिए खतरा हैं, चेहरे बदलकर राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर आकर नोट कमा रहे हैं। अरे भाई, नेता भी तू, बिजनेसमैन भी तू, ठेकेदार भी तू, होटलियर भी तू, सब तू ही। ऋषिकेश का बच्चा कहां जाएगा? किसी के एक परिवार के बच्चे को तुमने किसी काबिल बनाया तो क्या ये संपत्ति हमारी नजर से बच जाएगी? हमारा पटवारी है, हमारा तहसीलदार है, हमारा एसडीएम है, हमारा डीएम होगा। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट होगी हम नहीं कह सकते डीएम को आदेश कर दिया कि 15 दिन के अंदर हमें तमाम वो चीजें, सबके पास आंकड़े हैं, बच जाएगा फिर ये? लेकिन इसके लिए सत्ता में आना जरूरी है। तो भाई ये जनता के हाथ में है, जनता को ये समझना जरूरी है। फिर 90 साल लगे देश को आजाद होने में, तो इसका मतलब मंगल पांडे 1857 में अगर क्रांति पैदा करने के लिए उसने बिगुल बजाया तो वो गलत नहीं था। लाखों आदमियों ने देश की आजादी में प्राण दिए तो वो गलत नहीं थे। वैसे ही उत्तराखंड क्रांति दल में इंद्रमणि बडोनी और काशी सिंह एरी जैसे नेताओं ने संघर्ष करके राज्य लिया है, तो हम उन्हीं की लेगेसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले उत्तराखंडियों को मात्रिक आर्थिक सामाजिक रूप से सुरक्षित करेंगे, आर्थिक संपन्न बनाएंगे, गांव के व्यक्ति को सड़क स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी रोजगार स्वरोजगार से जोड़ेंगे। गलत कह रहे हैं हम, मगर हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। यही कारण है कि उत्तराखंड क्रांति दल इन 25 सालों में मुद्दों से तस से मस नहीं हुए, भले ही हमारे को कितना नुकसान हो गया हो। मगर इनका क्या है, ये तो आज उत्तराखंड में कल भाग जाएंगे छोड़ के। ये किसी के हुआ आज तक? आपको पता नहीं है इनका इतिहास 1925 से लेकर किस तरह से अंग्रेजों के साथ इन्होंने किया। हिस्ट्री ऑफ पढ़ी है भारत की। मगर क्या करें, झूठ का दौर चल रहा है। झूठ के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदुओं के बच्चों का हो रहा है। नौकरी किसकी जा रही बताओ आप मुझे, आप बताइए। नौकरी हिंदू के बच्चों की जा रही, संसाधन हिंदू के बच्चों के जा रहे, और कह रहे हम हिंदू के रक्षक हैं। स्कूल आप हिंदू के बच्चों के बंद कर रहे, पढ़ नहीं पा रहे बच्चे। आपने शिक्षा का यह हाल कर दिया कि एक केजी के बच्चे को भी 5-5 हजार रुपए फीस देनी पड़ रही। सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हो, 18% तुम किताबों में टैक्स लगा रहे हो। तुम्हें नहीं दिख रहा ये कौन लोग हैं? ये सबसे ज्यादा विनाशक हैं हिंदू समाज के, क्योंकि हिंदू समाज मेहनत कश है, पहाड़ी पढ़कर देश की सेवा में जाता है। अब ये तो हमको अनपढ़ बनाने पर लगे हुए। सुल्फैया इन्होंने बना दिया, भंगलची इन्होंने बना दिया, शराबी इन्होंने बना दिया, मंदिरों के बगल में शराब के ठोके इन्होंने खोल दिए, और ये हम सनातनी है, सनातन की रक्षा कर रहे। अबे कौन सा सनातन की रक्षा हो रही? उत्तराखंड खतरे में है, और बोलता कौन है? हमारे अलावा है किसी की राजनीतिक औकात बोलने की? मुकदमे हम झेल रहे, यातनाएं हम झेल रहे, परेशान हम हो रहे, उसके बावजूद भी हम अडिग हैं। वो हमारा राष्ट्र प्रेम है, वो हमारा अपने राज्य से प्रेम है। इसलिए हम खुला होकर बोलते हैं राष्ट्रीय पार्टियां इस राज्य के लिए ठीक नहीं है। यही कारण है राज्य कर्ज में डूब गया। बताओ कोई है, किसी की है राजनीतिक ताकत इतनी जो बोल जाए? ये तो दलाल लोग हैं, मैनेज करके बोलते हैं।
इनकी इतनी औकात नहीं है ये राजनीति में कभी आमना सामना करके बैठकर हमसे बहस कर लें। और चोर दरवाजे से चुपचाप चल रहा है, टीवी मैनेज, अखबार मैनेज, सब मैनेज, झूठ का पुलिंदा। पर जनता समझ रही है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से सबको समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना धोखा दिया। जिस दिन क्रांति आएगी सब लूटा हुआ पैसा राजकोष में जमा हो जाएगा, मेरा विश्वास है। तो फिर वापस अगर हम अपने इसी पे आते हैं, पंचायत चुनाव पे जी, तो इस बार आपको क्या लगता है कि अगर जनता समझ रही है और काफी समय से आप समझा भी रहे हैं जनता को, तो इस बार क्या लगता है कि कितनी पंचायतें जो है वो यूकेडी के समर्थकों को मिलेंगी? बहुत अच्छा खाते खुलेंगे हमारे। वो दौर खत्म हो चुका है निराशा का, अब आशावान है। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम मान लेते हैं कि वो XYZ कोई भी नंबर हो सकता है कि जहां पे ऐसा होगा, लेकिन एक आदर्श यूकेडी के पास जो भी पंचायतें आएंगी वहां पे क्या आदर्श स्थापित करेगी यूकेडी? क्या ऐसा करके दिखाएगी जो और जगहों पे नहीं हो रहा है? आपको मैंने बीच में बोला था, आप किसान हो तो आपको ये कहा जाएगा ना कि अगर आप खेती करना चाहते हो हम आपको आर्थिक रूप से संपन्न करेंगे। सरकार की योजनाएं तो बनानी है कि यदि आप अपने हल चलाओगे खेत में आपको पैसा मिलेगा। महिला को जब ये कहा जाएगा कि आपको भी मनरेगा की दिहाड़ी की तरह हम गौरा कन्या धन के तहत दिहाड़ी देंगे, आप अपने परंपरागत काम करो। क्या करेगी परंपरागत? दूध, घी, लकड़ी, बच्चे पालना, यही काम तो है महिला का। यदि हम उसको ये एश्योर कर देंगे कि आपके गांव में आपकी सरकार आपको सुरक्षित कर रही है, तो बताओ महिला क्यों पलायन करेगी? वो नौजवान क्यों पलायन करेगा? जिस जमीन पर जंगली जानवर उसे परेशान कर रहे हैं तो वो उस जमीन पर उसको सरकार सुरक्षित कर रही है तो क्यों नहीं करेगी भाई? तुम पूछते हुए 2 लाख रुपए में भ्रष्टाचार करवा रहे हो तुम भैया। अगर गांव में कोई विकास की योजनाएं आएंगी सड़क की तो गांव के लोगों से खुदवा लेंगे, जरूरी थोड़ा ना 12 करोड़ के ठेकेदार को बुलाएंगे। कहने का मतलब है मानव को विकास से जोड़ेंगे तो स्वतः ही पब्लिक अपने गांव से जुड़ जाएगी। तो हमारे ये है। दूसरा, अब हमारा मुद्दा बना हुआ है, मैं यमकेश्वर क्षेत्र से आता हूं, मैं खुला बोल रहा हूं, अंकिता की मौत, आपके बच्चे बच्चियों का भविष्य खतरे में है। अगर आप इन्हीं दानवों को पंचायतों में जिताओगे तो इनकी बुरी नजरें आप ही के परिवारों में है। समझ रहे हैं लोग? अगर किसी के गांव में बकरी बाड़ा नहीं मिला गरीब को तो भाई कौन दोषी है? मुर्गी पालन में आपको अगर नहीं सरकार मदद कर रही है तो कौन दोषी है? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली योजनाओं में ग्रामीण को लाभ नहीं मिल पा रहा है गोल खाते के कारण, तो इसमें नीति नियंता दोषी हैं। जनता समझ रही है कि भाई मेरे गांव में विकास की योजनाएं आ जरूर रही है, पता नहीं चल रहा है। एक पंचायत मंत्री करोड़पति बन जा रहा जिसकी 25,000 तनख्वाह नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है ब्लॉक में कि ये पंचायत मंत्री, कल तक तो इसके पास पैदल चलने के लिए पैसे नहीं थे, ये 1 साल की नौकरी में ये 20 लाख की गाड़ी कहां से लिया है? एक पटवारी जिसकी 35 से 30,000 रुपए तनख्वाह नहीं है, वो पटवारी देहरादून के अंदर 5-5 करोड़ के प्रॉपर्टियां खरीद रहा। कहां से खरीद रहा? जिला पंचायत का एक क्लर्क पौड़ी में आप जांच चल रही है उसके खिलाफ, वो 20 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीद डाली। नहीं लग रहा? चेक पॉइंट है। यदि आप इन चीजों पर ढंग से चेक करोगे तो सोने की चिड़िया है राज्य। तो पहाड़ में 48 लाख लोग रह गए पहाड़ी, आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आपको मैं शुद्ध कर दूं, ये सूचना विभाग के दिग्दर्शिका डायरी देख लेना, 10 जनपदों में 48 लाख रह गए और उसमें भी 12-14 लाख वो हैं जो पहाड़ी नहीं है, बाहर के आके बस गए। समझ गए कितना खतरा हो गया? 75% भूभाग खाली और 20% जहां लोग हैं यहां सारी जनसंख्या। ये बहुत बड़ी चीजें हैं अमोली जी। ये जो छोटी पंचायत के चुनाव हैं ये उत्तराखंड का भाग्य तय करेगी। और उत्तराखंड क्रांति दल के जीत के आएंगे तो आपको दिखेगा ब्लॉक के अंदर। मैं आपको बता दूं शुभ संकेत, DIG बिमला गुंजियाल निर्विरोध प्रधान बनी है। मालूम है, आधे उत्तराखंड की मालकिन थी, मगर वो गांव के संघर्ष को स्वीकारने गई है। तो दर्द तो होगा उसका कि मैं किन परिस्थितियों से पढ़कर मैं इतनी बड़ी अफसर बनी और मेरे ही खानदान के लोग आज भी सड़कों से, विकास से दूर हैं, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। तो उसको मैं बहन को सैल्यूट करता हूं इस बात के लिए।
उसने संदेश दिया है कि मेरा जीवन का बुढ़ापा अपनी कौम को, अपने राज्य को, अपने गांव को सुरक्षित करने पे गुजरेगा। जितना करना था देश की सेवा कर ली। तो ये संदेश है। बड़े बड़े अफसर जब ऐसे प्रधान बनेंगे तो ब्लॉक का भ्रष्टाचार भी दूर होगा, ये मेरा विश्वास है। ये क्रांति अगर आई है तो उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा के कारण आई है कि बिमला गुंजियाल जैसी प्रधान बनने को तैयार हो गई। एक कर्नल प्रधान बन रहा है, सैकड़ों फौजी हमसे जुड़ चुके हैं। तो देखते रहिए, धीरे धीरे जिस दिन यूकेडी ताकत में आएगी, चोर उचक्के लुच्चे लुच्चे ये देश राज्य छोड़ के ना भागे तो काहे के राज्य आंदोलनकारी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, सरकार की एक योजना है जहां 2 रुपए 3 रुपए किलो में अनाज मिल रहा है, तो ये हमारे पहाड़ के लिए अभिशाप है या वरदान? अभिशाप है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अपने बच्चे को पढ़ाने की बजाय 2 टाइम भात खिलाओ और बिस्तर पे सुला दो, और जब बच्चा रोए फिर उसको दूध पिलाओ, भात खिलाओ और सुला दो, और जब बच्चा और बड़ा हो चिल्लाए तो उसको और उसकी आदतें खराब कर दो। तो बताइए आपका विकास होगा या आपका विनाश होगा? ये तो रॉकेट साइंस थोड़ी ना। किसी भी कौम को बर्बाद करना हो उसे फ्री की आदत डाल दो और चरसी बना दो। शराब मिल रही है, चरस मिल रही है, सूंघने का नशा भी हो गया, स्कूल बंद हो रहे हैं, और ज्यादा चीखा तो सड़ा हुआ राशन जो गाय भैंस नहीं खा रही वो राशन तुम्हें राशन से मिल रहा। तो आप विकास से जुड़ रहे हो या बर्बाद हो रहे हो? ये मुर्गे की तरह हो गया कि मुर्गे के पंख छील दो, उसके बाद दाना फेंको, दाने के पीछे पीछे घूम रहा। इन योजनाओं का विरोध क्यों नहीं हुआ कभी भी? क्यों नहीं हो रहा विरोध? अच्छा, मुझे आप बताइए, आप अपने बच्चों को फ्री की आदत डाल दो और आपकी परिवार में लोग, चाहे दादा हो मम्मी हो, और सिर्फ छाती से लगा के बैठे, उसने कहा बच्चों को नहीं डांटना, वो बच्चा बड़ा होकर बनेगा कुछ? तो वैसे ये सरकार कर रही है। हम विरोध कर रहे हैं कि काबिल बनाओ, शिक्षा दो, अच्छी जगह जॉब दो, उनको कर्मठ पैदा करो, मगर वो निठल्ला बना रहे हैं। तो अब इसमें हमारा क्या दोष है? वो माँ बाप दोषी हैं जो भाजपा कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। यूकेडी नहीं है दोषी। यूकेडी तो आज भी कहती है खोद के खाएंगे, रोज पानी निकालेंगे, रोज पिएंगे, मगर हम किसी के सहारे जीवन नहीं जिएंगे, हम उत्तराखंड को जिंदा करेंगे। इसीलिए तो संघर्ष कर रहे हैं। और जिन्होंने शॉर्टकट रास्ते पकड़े बर्बाद उन्हीं के बच्चे हैं। अभी देखा परसों झगड़ा, दोनों भाजपा वाले आपस में ही भिड़ गए, फौजी। एक का रिवॉल्वर दिखा रहा, एक का कह रहा मैं काट दूंगा, जिंदा हूं, मैं जिंदा राक्षस हूं। कौन है ये और किसने इनको इतना दुस्साहसी बनाया? ये वही लोग हैं जो नस्लें बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप समझ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे, समझ में आएगा। एक पीढ़ी बर्बाद होगी, दूसरी पीढ़ी शायद संभल जाए, ये मेरा विश्वास है। यूकेडी है तो मुद्दे भी जिंदा हैं और आस भी जिंदा है। भाजपा कांग्रेस तो निराशा की सीमाएं लगवा चुके हैं। लेकिन भाजपा कांग्रेस जो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये तो बता रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। अभी हम आज देहरादून में बैठे हैं, देहरादून को ही आप देख लीजिए, स्मार्ट सिटी बन गया है, आपको दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। आपको देहरादून उत्तराखंड दिखता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अस्थायी राजधानी देहरादून, शिक्षा का हब देहरादून, इंडस्ट्रियल हब देहरादून, तो वो कहाँ जाएगा 75% भाग जिनके लिए राज्य मांगा? क्या आपको नहीं दिखता कि भाई कॉलेज बड़ा पहाड़ों में खड़ा कर दो, बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े कर दो? देहरादून में जनसंख्या विस्फोट क्यों? शानदार शहर को बर्बाद कर दिया। आज अस्थमा यहाँ हो रहा, मलेरिया यहाँ हो रहा, डेंगू यहाँ हो रहा, हर मौसम में परिवर्तन होता है। कम से कम नहीं तो 10-20 हजार बूढ़े जो हैं साफ, जो बेचारे शांति से जीने के लिए देहरादून में घर बनाए थे, उनका जीवन खतरे में आ गया। कौन है दोषी इसका? सत्ता ही तो है। और क्या दिक्कत आ रही है राजधानी गैरसैंण बनाने में? अब तो बन गया ना बिल्डिंग, चले जाओ ना पहाड़ में। मगर क्यों? गर्मी ने वहां लग रही, ठंडी ने वहां लग रही, बरसाती ने वहां लग रही, सड़क है नहीं। तो इनको तो यहाँ अयासी के लिए फर्स्ट क्लास इलाका, अपना खाया पिया सो गए, जनता के सामने झूठ बोले, वोट जीत के आगे फिर देहरादून में पड़े बैठ लमचेट। नहीं चलेगा। देहरादून को बर्बाद करने में इतिहास जिस दिन लिखा जाएगा तो देहरादून को बर्बाद करने में दोनों भाजपा कांग्रेस दोषी। मतलब आपका कहना यह है कि अगर कभी सत्ता में यूकेडी आती है तो राजधानी सीधा गैरसैंण, और नहीं तो कहाँ जाएगी? आपको लगता है यूकेडी देहरादून में बैठेगी? आपको लगता है? आप जिस दिन हमारी कैबिनेट हो गई वहीं होंगे। कितना टाइम लगेगा? देखिए, गॉड नोस, ये जनता के ऊपर। नहीं, सत्ता में आने के बाद। देखिए, जनता के हाथ में। सत्ता के आने के बाद का मतलब आप क्या कह रहे हो कि हम भी महीना लगाएंगे? अरे शपथ ग्रहण वहीं हो जाएगा और आपके और रेजुलेशन निकल के तुरंत आ जाएगा। जो जहां से विधायक है वहीं रहेगा। अगर उसका घर वहां से दूर हुआ, उसको सारी सुविधाओं से दूर हुआ, उसको
पार्टी टिकट नहीं देगी। क्या समझते हो आप यूकेडी को? यूकेडी कोई सत्ता भोगने के लिए नहीं है। यूकेडी गांव के अंदर विकास के साथ जोड़ने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को अपने अपने घरों में रोकेगी। मैं जानता हूं अभी आप सवाल करोगे फिर देहरादून क्यों आते हो, अस्थायी राजधानी है। पहाड़ की आवाज जब यहां चीखते हैं तब वहां तक जाती है, ब्लॉक की खबर ब्लॉक में तक नहीं दिखाई जाती अखबारों में। आपको तभी यूकेडी का विरोध है। जितना यूकेडी को बदनाम किया जाएगा, जितना यूकेडी को सत्ता से दूर किया जाएगा, उतना बाहर वाले उत्तराखंड को लूटेंगे। और जो मैं बात बोल रहा हूं इसकी सच्चाई है कि राज्य कर्ज में डूब गया, नौकरियां बिक गई, बेटियां सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। अब भी अकल नहीं आ रही, अब भी समझ नहीं आ रही किसका नुकसान हो रहा। जिसने मूंगफली बेचनी, जिसने सब्जी बेचनी, उसको स्कूल से कोई लेना देना नहीं, उसे तो नोट गिनने आने चाहिए बस। अरे कौन लोग हैं वो? तमाम वो लोग हैं जो बिजनौर से यहाँ आ गए, हरियाणा से यहाँ आ गए, मुजफ्फरनगर से यहाँ आ गए, वही तो लोग हैं। गुंडे भी वही, छोटे काम करने वाले भी वही। हमारा राजमिस्त्री खत्म, हमारा ओजी खत्म, हमारी परंपरागत बाद सिस्टम वो खत्म, उन्हें कौन संरक्षित करेगा? जिस दिन आ गए उस दिन हमारे वाद्य चल बजाने वालों को सरकार मदद करेगी आर्थिक रूप से, ताकि हमारी संस्कृति बचे। आज हमारे देवता नचाने वाले गांव में नहीं मिल रहे, पता है आपको? आपको कहां से पता होना? आज गांव में देवता नचाने के लिए हमारे को हमारा ओजी नहीं मिल रहा। ये स्थिति इस 25 साल में इन राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दी। ये दर्द किसका है? यूकेडी का। तामी क्या जानते हैं? ये तो कटी में आ रहे, चंपावत पहुंच गए, चंपावत से पड़ेगी कहीं और पहुंच जाएंगे। इनका क्या है? पैर पकड़ के मुख्यमंत्री बन गए, सत्ता भोग रहे हैं, राज्य लूट रहा है। इनको कहां चिंता है? अगर चिंता होती तो उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को रोजगार से जोड़ते। लेकिन वो तो पहाड़ों में जाकर रुपाई भी कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें इसका संदेश नहीं समझ में आया? वो ये कह रहे कि ये जमीन बची हुई बस अब इसे भी ले लो। अगर ये झूठ है तो आप बताओ उधम सिंह नगर हरिद्वार को क्यों भू कानून से बाहर रखा? मैं भी भू कानून के ऊपर ही आने वाला था कि सरकार ने जो है बड़ा इसका प्रचार भी किया कि बहुत अच्छा एक भू कानून के ऊपर एक संशोधन किया और बताया कि हमने बहुत मजबूत एक भू कानून बना दिया है। यूकेडी को कैसा लगता है कि ये भू कानून कितना मजबूत बना? मैं तो चलो राजनीतिक व्यक्ति हूँ, आप सोचिए देहरादून शहर में जमीन कोई भी खरीद ले और जब जमीन बच जाए तो 100 वार्ड कर दो, उसके बाद भी सब कुछ बिक जाए तो उसके बाद 150 वार्ड कर दो, तो भू कानून कहाँ लगा हुआ? शहरों में आप अब कह रहे हैं कि पहाड़ में ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बिकेगी और मुख्यमंत्री के पास जाओ प्रपोजल लेके वो भी बिक जाएगी। भूमाफिया बन गए मुख्यमंत्री। और हरिद्वार सिंह और उधम सिंह नगर जो है ये भू कानून से बाहर होगा, यहां सारे आके बस जाओ। आपको नहीं दिख रहा कि मुख्यमंत्री जी भूमाफिया बन गए? और ये कैसा राज्य है जिस राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मैंने तो भूमि बचाई है। भूमि बचाई नहीं है उन्होंने, आपने गलत सुन लिया। उन्होंने कहा मैंने तो भूमि बेची है, वो ये कह रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा यहां कौन लोग आके बस गए? क्यों बस गए? क्या आप ये लेह लद्दाख में इस तरह बेच सकते हो? मिजोरम में बेच सकते हो, मणिपुर में बेच सकते हो, अरुणाचल में बेच सकते हो? हिमालय नीति एक सी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हम हिमालय राज्य के लोग हैं तो ये अलग अलग नीतियां क्यों? ये राजनीतिक बेईमान लोग कहते हैं एक देश एक विधान एक संविधान, तो हमारे साथ फिर ये दोगला चेहरा क्यों? जो अरुणाचल मणिपुर में है, जो लेह लद्दाख में, वो हमको वो सुविधाएं क्यों नहीं? क्यों नहीं? हमने कौन सा पाप कर दिया? हम भी तो सीमांत क्षेत्र से हैं, मगर हम देशभक्त हैं तो इसलिए हमारे ऊपर कुछ भी कर दो। तो ये जो राजनीतिक बेईमान लोग हैं ना, भारत माता की, उसके नीचे से पता लगा 5 घोटाले और हो गए। यही तो हो रहा है। और आप देख लीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं हिमालय राज्य का नागरिक हूं, एक नीति क्यों नहीं? तुम तो कहते हो एक देश एक विधान एक संविधान, हम एक सी परिस्थिति में रहने वाले लोग हैं, तो अरुणाचल में कुछ और, मणिपुर में कुछ और, लेह लद्दाख में कुछ और उत्तराखंड में कुछ और। क्या ये इनका चरित्र नहीं दिख रहा आपको? ये सब ढोंगी हैं, जुमलेबाज हैं, बेईमान हैं, आकंठ भ्रष्ट हैं। इसलिए इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी एक नीति है लूट, और उसी लूट के तहत भू कानून बनाकर इन्होंने जो है उत्तराखंड को फ्री हैंड कर दिया। बाहर का आदमी आ रहा, लूट रहा है, खा रहा है। अच्छा, एक चीज और है,
जब कानून के ऊपर ही बात आ रही है, तो अभी प्रदेश सरकार ने कुछ टाइम पहले ही यूसीसी लेके आए हैं। आपको कैसा लगा यूसीसी? अच्छा, एक बात बताइए, आपकी प्राथमिकता क्या है? आप नौजवान हो, क्या प्राथमिकता है? कि मैं लिविंग रिलेशन में रहूं कि रोजगार से जुड़ूं? रोजगार। अपने माँ बाप की सेवा करूं कि मैं ले लेके सर्टिफिकेट घूमता रहूं कि मेरा लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बना दो? आप मुझे बताओ, इस राज्य की क्या प्राथमिकता है? लिविंग रिलेशन? मैं सनातनी हूं, मेरी सनातन संस्कृति में हम लड़की के साथ जब जन्मपत्री मिलती है उसका मुंह तक नहीं देखते जब तक जन्मपत्री नहीं मिलती। जन्मपत्री मिलती है, फिर माँ बाप मिलाते हैं। इतनी हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है। आप बताइए, कोई जवान बाप जवान बेटी को किसी के साथ रहने के लिए दे देगा सर्टिफिकेट? तो क्या आपको नहीं लग रहा सनातन संस्कृति के ऊपर हमला है? अगर बेटी और बेटा किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग गया, कोई मिस हैपनिंग होगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो सनातन संस्कृति को कलंकित करने वाला ये कानून है। इसके दुष्परिणाम आप अखबारों में देख भी रहे हैं। बच्चा आवारा हुआ, माँ बाप के हाथ से निकला, बैठे हुए हैं सारे लिविंग सर्टिफिकेट देने वाले, और उसके बाद जब गलत होगा, मतलब कोई व्यक्ति बिजनौर से आएगा, यहाँ लिविंग रिलेशन में रहेगा, सर्टिफिकेट मिल गया, स्वीकृति माँ बाप की भी मिल गई, उसके बाद वो बच्चा पैदा करेगा, वो यहाँ का हो गया अस्थाई मूल, फिर वो यहाँ जमीनें खरीदेगा दबा के, फिर हमारी जमीनों पर छाती पे बैठेगा, यहाँ का मूल हो गया वो। तो आपको नहीं दिख रहा कि भारतीय जनता पार्टी का यूसीसी के पीछे जो मेन मकसद है, अपने बेईमानों को बचाने का षड्यंत्र? क्योंकि सर्टिफिकेट तो फर्जी कहीं भी बनवा लो। ये जो 8-8 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। तो मुझे तो षड्यंत्र लगता है कहीं। तो बड़ी बात है आपने जो बोली कि 8 साल के बच्चों के लिए भाजपा नेताओं को सीधा आपने वो कर दिया। क्यों? ये बादराबाद में कौन था? ये पाकिस्तान से आया था? भाजपा का, ये भाजपा का बादराबाद का विधायक जो रंग रैलियां मनाते हुए दिखा, पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर करा उसे, वो दूसरा ब्याह भी कर बैठा। द्वाराहाट का विधायक, कितने गिनाऊं? क्या है ये? हर दूसरे दिन खबर आ रही भाजपा का नेता पकड़ा गया सड़कों पे। दिख नहीं रहा आपको? मुझे बोलते हुए शर्म आ रही। तो क्या ने, अगर ये इसी तरीका हो तो इन्हें सुरक्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। एक दामाद अपनी सास को लेकर भागा, अखबार अगले दिन अखबार में छपा कि उत्तराखंड में सूत्र उत्तराखंड में देखे गए लिविंग सर्टिफिकेट ढूंढने के लिए। आपको नहीं दिख रहा इस सर्टिफिकेट का कितना गलत इस्तेमाल होगा? ये चिंता हमारी है। भाजपा कांग्रेस की क्या चिंता होनी? ये तो बेईमान लोग हैं, इनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं। इनका क्या है? संस्कृति हमारी खराब हो रही है सनातन की। पूरे देश के अंदर जो सनातनी है वो बड़ा चिंतित है कि ये कैसा कदम भाजपा ने उठा लिया। मैं कहता हूं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अमूल चूल नाश सनातन धर्म का करने की ठानी है। यही कारण है कि आप देख लीजिए कांवड़ यात्रा में ये भोले का चेहरा है। हिंदू की गाड़ियां तोड़ रहा है, हिंदू की बच्चियों को मार रहा है, और भोले, ये भोले सारे चरस अफीम बेचने वाले हैं। इसकी आड़ में सप्लाई होती है। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी है, क्या करे पुलिस? आपको नहीं दिख रहा? एक गरीब की पूरी दुकान तोड़ दी हर की पौड़ी पे, एक हमारा पटवारी के जो है परिवार को मार गिरा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये सनातन संस्कृति तो नहीं है। तो सनातन का ओढ़े करचेल जो चोला ओढ़े हुए हैं, ये सारे गुंडे मवाली हैं और भाजपा उन्हें पोषित कर रही है। यही कारण है कि हर संस्था सनातन की आज की डेट में शंका के घेरे में आ रही है और नफरत का। और मैं आपको बता दूं अमूली जी, आपका ध्यान नहीं जा रहा होगा, पहले हिंदू मुस्लिम का जहर घोला, अब स्वर्ण का और दलित का झगड़ा चल रहा है। पता है बड़े बड़े नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं स्वर्ण समाज के लिए। मैं स्वर्ण हूं, मेरा 4% अगर हमारी जनसंख्या, बताओ उनको कौन सा आरक्षण मिल रहा? अगर हमारा बच्चा सफल हो रहा है तो अपने दम पे हो रहा है, और जो आरक्षण के क्षेत्र में बैठे हैं उनको सरकारें पोषित नहीं कर पा रही है तो दोष सरकार का है। इन नफरती चिंटुओं ने इतनी नफरत फैला दी
कि अब हिंदू मुस्लिम छोड़िए, अब स्वर्ण बनाम दलित का झगड़ा शुरू हो गया, फिर जातियों का झगड़ा शुरू होगा। कहां ले जाओगे इस देश को? भारत संविधान के तहत चलता है ना, तो भारत के संविधान में सबके समान अधिकार हैं, तो वो संविधान तोड़ के क्यों खत्म कर रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा कि पंचायती एक्ट बना हुआ है, और इस पंचायती एक्ट में यहाँ का राज्य निर्वाचन अधिकारी बोलता है कि 6 तारीख को के जो चुनाव में कहीं पर भी वोटर होगा वो आके यहाँ चुनाव लड़ सके। हाई कोर्ट ने स्टे लगाया उस पर। क्या कर रहा राज्य निर्वाचन? मान रहा है निर्वाचन? आज भी जिनके 2 जगह वोट है वो वोट डाल रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। कल का जो आदेश आया हाई कोर्ट का, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 6 तारीख के स्टे पे हमें कुछ नहीं कहना, आप अपना चुनाव जारी रखें, और जो कोई 2 जगह जिनके वोटर आईडी हैं वो गलत हैं, आप शपथ पत्र में शिकायत दो, उस पर कार्रवाई जो है कोर्ट करेगी। तो आपको पता है कोर्ट का मतलब क्या है? 5 साल तक लटके रहना। राज्य निर्वाचन आयोग क्या देख रहा है? तब तक अगला चुनाव आ जाएगा। क्या देख रहा है राज्य निर्वाचन आयोग? उसे तुरंत निरस्त कर देना चाहिए जिनके 2 जगह शिकायत पर है। टिहरी के अंदर उत्तराखंड के जिनकी जगह 2 जगह वोट थी, उनके तो तुमने विपक्षियों के तो सब रद्द कर दिए, और वहां सोना सजवान के ऊपर आरोप लग रहे हैं जिला पंचायत पर, उस पर आप चुप हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग का चरित्र है? संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए सबसे घातक पार्टी है। सबसे ज्यादा नुकसान सनातनियों को भाजपा पहुंचा रही है। धीरे धीरे जनता समझ रही है, न बेटी सुरक्षित है, न नौजवानों के रोजगार सुरक्षित है। नशे के पीछे पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया भाजपा। आज काफी चीजों में चर्चा हुई। अब लास्ट में आपसे 2 संदेश, एक प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय पार्टियों के लिए यूकेडी का संदेश, दूसरा आम जनता के लिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा राष्ट्रीय पार्टियों के पदाधिकारियों को, सदा निन्नी रानी जंतु तेरी जिम्मेदारी। हमेशा तुमने जिंदा नहीं रहना है, एक दिन सबको अपने असली घर जाना है। मानवीय मूल्यों के आधार पर जो जहां जिस राज्य में रहता है वहां के प्रति प्रेम दिखाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य को बनाओ, और गांव के गरीब को, अंतिम व्यक्ति को भी विकास से जोड़िए। जो योग्य है उसको राज्य में रोकने की कोशिश कीजिए ताकि वो अपने राज्य की सेवा कर सके। अगर ये चरित्र आपका होगा तो हम आपको नतमस्तक करेंगे। मगर दुख की बात यह है कि जो सत्ता में बैठ रहा है वो भ्रष्टाचार घर भर रहा है। अब उदाहरण में गणेश जोशी का आप देख लीजिए, धन सिंह जी का, शांति प्रसाद भट्ट के दामन पे दाग लग जाएगा, उसी दिन मर जाएगा, ये सोचकर कि धिक्कार है मेरा राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन जी, अगर मैं भ्रष्टाचार से अपना जीवन जीऊंगा मेरे लिए उसी दिन मौत। ये चरित्र हमको चाहिए राष्ट्रीय पार्टियों से भी। दुख की बात है वो इस चरित्र में नहीं आ रहे। पैसों से सत्ता, सत्ता से पैसा, ये चरित्र नहीं है। इस देश में राजेंद्र बाबू भी हुए हैं, इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए हैं, इस देश में अटल बिहारी भी हुए हैं, तो इस देश में बहुत से ऐसे महान विद्वान हुए हैं। इंद्रमणि बडोनी से बड़ा त्यागी कौन होगा? 3 बार का विधायक छोड़ दिया और आगे फकीरी में राज्य बना के दिखा दिया। तो जन नेता बनो, भ्रष्टाचारी नहीं। बस ये मेरा संदेश है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से। जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को गालियां ना पड़े, बस ऐसा चरित्र मत दिखाओ और अपने राज्य से प्यार दिखाओ। क्या बुरा है फिर भाजपा भी, क्या बुरा है कांग्रेस भी, ये भी तो हमारे ही हैं, मगर चरित्र खराब हो चुका है इसलिए इनका विरोध हम करते हैं। और जनता के लिए, जनता से भी फिर वही है कि जिन लुभावनी बातों में आप राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ रहे हैं, यदि आपके बच्चों को रोजगार, स्वरोजगार, गांव विकास से जुड़ रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर आप अपने राज्य की दुर्गति देख रहे हैं तो परिवर्तन की जरूरत है। फिर बात वही है, अपनों का तिरस्कार करोगे तो कहीं ना कहीं नुकसान में आओगे। उत्तराखंड क्रांति दल आपके अपने घर की पार्टी है। 50 आर्थिक कमियां हो सकती हैं, 50 तरह की कमियां हो सकती हैं, मगर अपना अपना होता है। अगर आज उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार होती तो गुरुकुल नार्सन से लेकर बद्रीनाथ के बीच में रहने वाले बच्चों को रोजगार से, स्वरोजगार से हम जोड़ते, गांव को विकास से हम जोड़ते। हमारी नीति थी कि गुरुकुल नार्सन का व्यक्ति भी विकास से दूर न रहे, हमारी नीति है। मगर दुर्भाग्य है, शायद हम अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है अभी वो समय नहीं आया। हम तो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मैं दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति
चौथी पीढ़ी का व्यक्ति। कब कौन सत्ता में आएगा ये भगवान जानता है, मगर मेरी ईमानदारी ये है कि मेरे उत्तराखंड के अंदर में हमारे नेताओं ने जो संघर्ष और सत्ता और जो दर्शन हमको दिया है, मैं उस दर्शन पे काम कर रहा हूँ। इसलिए मैं ना तो घबराता हूँ। पैसा मेरी चाह नहीं है, संघर्ष मेरी तासीर में है। जिस दिन बैठ गए गांव के व्यक्ति को विकास से जोड़ना, ये हमारी नीतिगत फैसले होंगे। जितनों को हम लाभ पहुंचा सके, हमारे को अंत में ये महसूस होगा कि यार हमने कुछ तो अच्छा किया। वरना मरते तक भी ये रहेगा, हम अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए समर्पित होकर ईमानदारी से संघर्ष करते रहे। ठीक है, भोगना न भोगना ये विषय नहीं है, मगर हम ईमानदार हैं, संघर्ष के लिए जाने जाएंगे कि बोलने वाली कौम अगर कोई है तो उत्तराखंड क्रांति दल है। हम निराश नहीं हैं। जनता से बहुत उम्मीदें हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता एक दिन फिर हमारे साथ खड़ी होगी, ये मेरा विश्वास। बहुत बढ़िया सर। मेरे को लगता है कि शायद राष्ट्रीय पार्टियां और जनता दोनों आपको सुने और कुछ समझें। राष्ट्रीय पार्टियां कुछ अच्छा काम करें और जनता सही चुनाव करे। आज आपने हमारे को बहुत अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मेरी कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए मुझे क्षमा करना। चलिए, होता क्या है, राजनीति अलग चीज है, मगर अपनी आंखों से जब हम बर्बादी देखते हैं तो थोड़ा सा आक्रोश मन भाव में आ जाता है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, बुरा मत मानना। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।